हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछा है जॉन न्यूलैंड्स। क्या है? जॉन न्यूलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीफ का आवर्त नियम है, इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके मतलब किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे परमाणु भार पे डिपेंड करते हैं। ये एंड मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी जो उसके परमाणु भार पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 इसे आवर्त सारणी के किस समूह में रखना उचित होगा? हम 2 8 3 किस आवर्त सारणी में रखना उचित होगा? यह आपका कौन सा होगा? तृतीय। कौन से आवर्त में? तृतीय आवर्त में रखना उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस तत्व का नाम तथा परमाणु संख्या बताइए जिसके परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1 है। क्या है? 2 8 1। 2 8 1 का अगर आप टोटल करेंगे तो कितना होगा? 11 होगा। तो 11 परमाणु क्रमांक किसका होता है? सोडियम का होता है। किसका होता है? सोडियम का होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उस तत्व का नाम बताइए जिसका परमाणु संख्या बतानी है उसकी, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 7 है। जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 2 8 7 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 वाले परमाणु संख्या किसकी होती है? 2 8 7 का टोटल कितना होगा? 7 7 14 15 और 16 17। 17 किसका होता है? आपका क्लोरीन का होता है। किसका होता है? आपका क्लोरीन का होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक आवर्त नियम पूछा है। अभी हमने मेंडलीफ के आवर्त नियम की बात करी थी। मेंडलीफ की आवर्त नियम किस पे डिपेंड करती है? परमाणु भार के ऊपर डिपेंड करती है। अब आपका है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम किस पे डिपेंड करता है? परमाणु क्रमांक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारी? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस कथन से यह अभिप्राय है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए 37 पंक्तियों में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतर से गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है कि वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है और उनके गुण भी कुछ सेम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त नियम का उल्लेख करना है। यही मेंडलीफ की जो पुराना आवर्त नियम था उसका ही हमें क्या उल्लेख करना है। मेंडलीफ के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में रखा तो उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में एक प्रकार की आवर्तिता पाई गई। एक प्रकार की क्या पाई गई? आवर्तिता की मतलब सेम पाया गया। ठीक है। इस प्रकार मेंडलीफ के तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का संबंध परमाणु भारों से स्थापित करके एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया गया, जिसे मेंडलीफ का क्या बोला उन्होंने? आवर्त नियम बोला। ठीक है। इस नियम के अनुसार तत्वों के जो भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों की क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्वों के नाम बताने आपको। मतलब जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें प्रथम जो आवर्त है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? एक होता है आपका हाइड्रोजन और एक होता है आपका हीलियम। एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है आपका हीलियम। नेक्स्ट स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 2 4, ये 2 4 थोड़ा ये 2 4 आपका मिस्टेक हो रहा है। आप ये 2 4 की जगह 2 4 8 कर देना। आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 2 4 8 है। तो 2 4 8 का अगर आप टोटल करो तो कितना आएगा? यहाँ से 4 से 12 14 आ जाएगा। तो आपको इससे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? इस तत्व का परमाणु संख्या कितनी होगी? 14 होगी। ठीक है। इस तत्व का प्रतीक क्या होता है? 14 किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। तो इसका आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दो तत्वों के नाम लिखने हैं जिसके बाहरी कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। थोड़ा मिस्टेक हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। जिसके बाहरी कक्षा में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा है आपका जिसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे? एक तो आपका क्या हो गया? क्लोरीन, जो आपका 2 8 7 बनाता है, और एक आपका क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, 2 8 18 और 7 बनाता है। ठीक है। इसका टोटल परमाणु क्रमांक 35 होता है।
ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम लिखना है जिसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और कुल कोषों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। कोष भी 3, मतलब KLM 3 ही कोष में भरे जाने चाहिए। और साथ में आपसे पूछा है कि उसके लास्ट के जो बाहरी कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6। तो आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका सल्फर होगा। जो सल्फर होता है उसके बाहरी कोष में 6 लगते हैं, तो 2, 8 और 6 हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 2 तत्वों के नाम लिखिए जिसके भारी कक्षा में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। अब जिसके भारी कक्षा में एक तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, एक आपका फास्फोरस हो जाएगा। नाइट्रोजन का होता है आपका 7, तो आपका ये 2,5 में टूट जाएगा। दूसरा आपका फास्फोरस का होता है, इसका आपका होता है 15, फास्फोरस का होता है 15, तो आपका 2,8,5 में टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें ही इसका बी पार्ट है, उस तत्व का नाम लिखिए जिसमें दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन हो। मतलब दूसरे कोष में जो इलेक्ट्रॉन हो वो पहले कोष के दुगने हो। तो आप इसमें कार्बन को ले सकते हैं 2,4। ऐसे वैसे आपके काफ़ी हो सकते हैं ऐसे, बट लेकिन अभी आपको सिर्फ एक पूछा है, तो आप वो भी तत्व एक ऐसा पूछा है, एक ही पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा? 2,4 हो जाएगा कार्बन का। देखो आपका दूसरे कोष में 4 हैं, तो पहले कोष के दुगने हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 वाला एक तत्व क्या है? X है। क्या है? एक तत्व X है। तो वो क्या होगा? पहले आप इसका टोटल कर लीजिए। 2, 8, 7, 2, 8, 7 का टोटल कितना होता है आपका? 7, 7, 14, 15, 16, 17 होता है। क्या होता है? 17। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे हैं देखते हैं। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? 17। इसकी आवर्त संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कौन से आवर्त में आएगा? ये तीसरे आवर्त में आएगा। इस तत्व आवर्त सारणी में समूह का तत्व, किस समूह का तत्व होगा? ये आपका सप्तम मतलब 7th समूह का तत्व होगा। क्या होगा? ये 7th समूह का तत्व होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है। मतलब हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो अनिश्चित रहती है, उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। ये इसका कारण पूछा है। तो इसका कारण जानते हैं। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्योंकि हाइड्रोजन के गुण वर्ग 1 के तत्वों के गुणों से समानता रखते हैं। क्योंकि जो हाइड्रोजन के गुण है वो जो वर्ग 1 है उसके जो क्षारीय तत्व होते हैं आपके सारे के सारे वर्ग 1 के, उनके गुणों से समानता रखते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाना, हैलोजन से संयोग कर समान प्रकार के हैलाइड का बनना। मतलब हाइड्रोजन ऐसा है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आराम से दे भी सकता है या किसी से लेके अपना K कोष पूरा भी कर सकता है। तो इसलिए उसकी जो क्या कहते हैं, इसलिए उसकी जो अपनी स्थिति है ना वो निश्चित नहीं है। और आपका मतलब क्या करना आता है, अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो वो हैलोजन बना देता है और एक प्रकार का हैलाइड बना देता है मिलके। विलयनों के वैद्युत अपघटन पर कैथोड पर हाइड्रोजन का मुक्त होना, और ये विलयन पे वैद्युत अपघटन पे भी काम करता है मुक्त होने के लिए। हाइड्रोजन के गुण वर्ग 17 के तत्वों हैलोजन के गुणों से भी समानता रखते हैं। अभी आपको मैंने बताया, जैसे एक अणु में 2 परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अक्रिय गैस के समान विन्यास धारण करना, अगर वो अपने K कोष पूरा कर देगा तो वो अक्रिय गैस की श्रेणी में आ जाएगा। इस आधार पर हाइड्रोजन आवर्त सारणी में क्षारीय वस्तुओं के साथ साथ वर्ग 1 में हैलोजन के साथ साथ वर्ग 17 में रखा जा सकता है। और आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की अनिश्चित होती है। आप इसे डायरेक्टली सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की जो ऐसी अपनी पावर होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को आराम से दे भी सकता है, देता है तो वो हैलोजन बना देता है, जिससे वो क्षारीय वस्तु हैलोजन के समान गुण प्रदर्शित करता है। और वैसे ही सेम अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो एक अक्रिय गैस की भांति कार्य करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन की जो निश्चितता है वो अनिश्चित है। ठीक है, स्थिति जो है निश्चित है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने में परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ये हमें रीजन बताना है। अब देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह के ऊपर से नीचे जाने में तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार भी बढ़ता है। अब जैसे अगर हमारा जो क्या कहते हैं ये आपकी ये होती है, अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं परमाणु क्रमांक है वो नीचे को जाने में बढ़ते हैं। अगर वो बढ़ेगा, अगर कोई आपका K कोष का है, दूसरी बार में आपका L कोष का हो सकता है, दूसरी बार के आपका M कोष का हो सकता है, इस तरीके से उसका परमाणु आकार भी बढ़ता जाता है। क्योंकि इस समूह के ऊपर से नीचे जाने में तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने के कारण
इलेक्ट्रॉन की वृद्धि भी होती है। इसके कारण क्या होता है, इसके कोष की संख्या क्या होती रहती है, वृद्धि, मतलब बढ़ती जाती है। कोषों की संख्या क्या होती रहती है, ऐसे करके बढ़ती जाती है। परंतु भारतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है, लेकिन जो सबसे बाहर कोष है सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। एक इसकी सिमिलरिटी आप कह सकते हैं कि भारतम कोष में सभी इन दोनों वर्ग के ऊपर से नीचे जाने में सबके इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसके फलस्वरूप भारतम कोष व नाभिक के केंद्र की जो दूरी होती है, ये आपका नाभिक है, यहाँ से इसकी जो दूरी है वो क्या होती रहेगी, बढ़ते जाएगी। अगर वो जितना नीचे आओगे तो उतना कोष बढ़ते जाएंगे, तो इससे इसकी दूरी भी क्या होती है, आपकी बढ़ती जाएगी। इसी कारण क्या होता है, परमाणु का जो होता है वो आकार क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समूह से ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार जो होता है वो होता है बढ़ता जाता है। इसे हम रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज घटता रहता है। सेम है। अब अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे, अगर हम इसमें बाएं से दाएं जाते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने में परमाणु साइज घटता है, क्योंकि इसके बाएं से दाईं ओर जाने पर तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है क्रमशः क्या हो, बढ़ता है। क्रमांक तो आपका बढ़ता जाता है। फलस्वरूप नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तथा भारतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है, परंतु कोष की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। जब हम ऊपर से नीचे को आए थे कोष की संख्या बढ़ी थी। इसमें क्या होता है कि अगर आपका एक के कोष या के एल कोष का है तो आपके इसमें कोषों की संख्या सेम रहती है, बस भले ही उसमें आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, प्रत्येक कोष में आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन कोष की संख्या रहती है सेम। जब आपका कोष सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो आपका साइज तो बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है परंतु कोष समान रहता है, जिसके कारण भारतम कोष में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो आकर्षण क्या है वो बढ़ता जाता है। अगर यहाँ पे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो होता है आपका आकर्षण जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। फलस्वरूप नाभिक के केंद्र का भारतम कोष की मध्य दूरी का साइज क्या होता है, घटता जाता है। अब ऑब्वियसली बात है, आप यहाँ पे कोई चुंबक रख दो, बाहर से कोई ऑब्जेक्ट रख दो, ये ऑब्जेक्ट, ये चुंबक ये मैग्नेट जो होगा इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, ये मैग्नेट अपनी ओर खींचेगा। वैसे ही यहाँ पे नाभिक जो होता है मैग्नेट की तरह यूज होता है, वो अपनी ओर इन इलेक्ट्रॉन को खींचता रहता है। अगर वो खींचने का ट्राई करेगा तो एक बंध जैसा बन जाएगा वहाँ पे, और उसका परमाणु का जो साइज होगा वो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये आज के तत्वों का आवर्त वर्गीकरण वाला चैप्टर पूरा हो गया। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। एक बार मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देती हूँ जितना हो रहा है, आप फिर इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लास्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। इसी तरह के आपको सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।